वेलकम टू माय चैनल। आजादी के समय ये देश के सबसे बड़े उद्योगपति थी। इन्होंने रचाई 6 शादियां और खाली जेब से खड़ा किया बड़ा साम्राज्य। लेकिन फिर कैसे हुए बर्बाद? आइए जानते हैं कौन थे ये। जेब थी खाली। पंडित ने हाथ देखकर कहा 1 हफ्ते में बदल जाएगी किस्मत, और सच में ऐसा हो गया। उनके सबसे गहरे दोस्त पाकिस्तान के संस्थापक और मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे। और जिस समय उन्होंने एक के बाद एक 6 शादियां रचाई, उस समय ऐसा करने के बारे में कुछ सोच भी नहीं सकता था। जिस समय देश आजाद हुआ तब देश के शीर्ष उद्योगपति रामकृष्ण डालमिया थे। वो सेल्फ मेड शख्सियत थे। वो राजस्थान से करीब खाली जेब ही कोलकाता आए थे। फिर यहाँ छोटी मोटी नौकरियां की, दलाली की। एक समय ऐसा भी आया कि लोगों ने उन पर भरोसा करना छोड़ दिया। पैसे उनके पास थे नहीं, लेकिन उसके बाद उनकी किस्मत ऐसी बदली कि वो आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने फिर देश का सबसे बड़ा औद्योगिक साम्राज्य खड़ा कर दिया। फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू से उनकी ऐसी ठनी कि ऐसे फंसते चले गए कि उनके हाथ से सब कुछ फिसल गया। लेकिन डालमिया का नाम आज भी देश में धनाढ्यता का प्रतीक जरूर है। रामकृष्ण डालमिया 7 अप्रैल 1893 में राजस्थान के चिड़ावा कस्बे में पैदा हुए थे। उनके पिता भाग्य की तलाश में परिवार को कोलकाता ले गए। पिता का जीवन सादा था और संघर्ष भरा। वो ताउम्र वहां बड़े सेठों के यहाँ मुनीम या अकाउंटेंट की नौकरी करते रहे। उनके बड़े बेटे रामकृष्ण अलग थे, बहुत तेज दिमाग और याददाश्त वाले। गणितीय क्षमता तो जबरदस्त थी। बचपन से ही उन्होंने छोटा मोटा काम शुरू कर दिया था। रामकृष्ण डालमिया की बेटी नीलिमा डालमिया अदर की किताब फादर डियरेस्ट द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ आर के डालमिया में काफी कुछ विस्तार से लिखा हुआ है। शुरुआती दौर में वो सट्टा बाजार में पैसा लगाते थे। इसमें उन्हें यहाँ बदनामी मिली, वहीं लोगों का भरोसा भी खोया। तब ये हालत हो गई कि कोई भी उनके साथ पैसों का लेन देन पसंद नहीं करता था। लोगों ने उधार देना बंद कर दिया। एक बार उन्होंने पिता के वो 500 रुपए चुराए जो उस फर्म के थे जहां वो काम करते थे। हालांकि बाद में ये पैसा उन्होंने फर्म के मालिक को 2 गुना लौटाया। ऐसे समय में जब किस्मत उन्हें हर ओर से दगा दे चुकी थी, वो ज्यादातर कामों में नाकामी देख चुके थे। तमाम लोगों का हजारों रुपया कर्ज के तौर पर चढ़ा था। तब एक पंडित जी उनका हाथ देखकर कहा, तुम अगले 1 हफ्ते में अमीर हो जाओगे। तुम्हारे हाथों में 1.5 लाख रुपए होंगे। ये हैरानी भरी बात थी। वो शख्स कैसे विश्वास कर सकता था जिसकी जेब में तब 5 रुपए भी नहीं थे। फिर ऐसा हुआ, अचानक चांदी के दाम बढ़ने लगे। उन्होंने लंदन में चांदी की 4 फर्मों में जान पहचान का फायदा उठाते हुए हजारों रुपए की चांदी बुक करानी शुरू की। हालांकि तब भी उनकी जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन इसे ही किस्मत कहते हैं। तब चांदी के दाम चढ़े ही नहीं, बल्कि बेतहाशा चढ़े। देखते ही देखते वाकई 1 हफ्ते में उन्होंने 1.5 लाख रुपए कमाया। इतना ज्यादा धन हाथ में आया तो सबका उधार भी खत्म कर दिया। अब भी उनके पास काफी रुपए थे। जिस तरह उन्होंने सबके पैसे वापस किए, उससे कोलकाता के व्यापार जगत में ऐसे शख्स बनकर उभरे जो न केवल विश्वसनीय बन चुका था उनका नाम, बल्कि उसकी चतुराई और व्यापारिक बुद्धि की भी धाक जम चुकी थी। इसी बीच चांदी को लेकर जब ब्रिटिश सरकार ने 20 के दशक में अपने नियम बदले, तब तो डालमिया की किस्मत ऐसी बदली कि वो जिस काम में हाथ डालते गए उसमें सफलता मिलती गई। वो तरक्की की ऐसी सीढ़ियां चढ़ने लगे जो सपने जैसी थी। स्थिति ये हो गई कि 20 से लेकर 40 के दशक के बीच डालमिया इंडस्ट्री का देश में तेजी से विस्तार हुआ। देश के हर कोने में उनके कारखाने और ऑफिस खुलने लगे। डालमिया इंडस्ट्री बीमा, बैंकिंग, मीडिया, केमिकल, एविएशन, आयरन, सीमेंट, वस्त्र उद्योग और खाद्य पदार्थ समेत तमाम सेक्टर्स में पैर पसार चुकी थी। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उनके दोस्त थे। उनकी बात सुनी जाती थी। गांधी जी से उनकी मुलाकातें होती थी। लेकिन शायद उनके सबसे गहरे दोस्त अगर कोई थे तो वो पाकिस्तान के संस्थापक और मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे। जिन्ना और डालमिया में ढेर सारी विभिन्नताएं थी, लेकिन इसके बाद भी दोनों आपस में बहुत गहरे दोस्त थे।
अब जिन्ना ने अगस्त 1947 के दूसरे हफ्ते में हमेशा हमेशा के लिए भारत छोड़ा तो नई दिल्ली का अपना लंबा चौड़ा औरंगजेब रोड स्थित बंगला डालमिया को बेचकर गए। जिन्ना अक्सर दिल्ली में डालमिया हाउस में आकर घंटों रामकृष्ण डालमिया के साथ बातें करते थे। नीलिमा डालमिया की किताब के अनुसार दोनों अपने सीक्रेट्स, डर और राजनीति समेत तमाम बातों पर डिस्कस करते थे, आपस में हंसते थे। शायद वो डालमिया ही थे जो जिन्ना को कुछ भी कहने की हिम्मत रखते थे। जिन्ना उसे मित्रवत ही लेते थे। डालमिया ने अपने जीवन में 1-2 नहीं बल्कि 6 शादियां की और जिस समय डालमिया ने एक के बाद एक 6 शादियां रचाई, उस समय भी ऐसा करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। हालांकि उन्होंने कभी इन सब की परवाह भी नहीं की। नीलिमा डालमिया अधर ने अपनी किताब फादर डियरेस्ट द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ आर के डालमिया में उनकी शादियों और कई रोमांस के बारे में लिखा है। वो बातचीत में कहती हैं कि उनके पिता खुद को किसी राजा से कम नहीं समझते थे, लिहाजा उसी तरह उनकी जिंदगी जीने में उनका यकीन भी था, चाहे वो ताकत के मामले में रहा हो या फिर महिलाओं के बारे में। डालमिया की पहली शादी बहुत कम उम्र में हुई। पत्नी नर्मदा की उम्र महज 12 साल थी, लेकिन महज 2-3 साल में ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उनकी मां ने उनकी दूसरी शादी दुर्गा से की। लोगों को लगा अब रामकृष्ण दुर्गा के साथ जिंदगी भर खुश रहेंगे, लेकिन किसे मालूम था कि वो अपने जीवन में शादियों का रिकॉर्ड ही बना देंगे। दूसरी शादी के कुछ ही सालों बाद उनका दिल आधुनिक तौर तरीकों वाली सुंदर पंजाबी युवती प्रीतम पर आ गया। गुपचुप शादी भी कर डाली। जब इसके बारे में दूसरी पत्नी दुर्गा और परिवार को बताया तो खूब विरोध हुआ, लेकिन डालमिया कहाँ टस से मस होने वाले थे। डालमिया ने उन्हें दिल्ली में रहने के लिए अलग बड़ा सा घर दिया। जल्दी ही ये प्रेम भी खत्म हो गया। डालमिया ने इसके बाद जल्दी जल्दी 2 शादियां और कर डाली। नई बीवियों के नाम थे सरस्वती और आशा। आशा बंगाली थी। ये दोनों शादियां गुप्त तरीके से हुई। डालमिया यही नहीं रुके, उन्हें एक और युवती पसंद आ गई। वो राजस्थान की उभरती हुई कवित्री थी। नाम था दिनेश नंदिनी। डालमिया संस्थान से ही मिलने वाले सक्सेरिया प्राइज से दिनेश नंदिनी की किताब को पुरस्कृत किया गया था। डालमिया ने पुरस्कार समारोह में उन्हें पहली बार देखा और पसंद कर लिया। 2 साल तक दोनों के बीच पत्रों का व्यवहार होता रहा। डालमिया उन्हें बार बार शादी के लिए मनाते रहे। आखिरकार वो मान तो गई, लेकिन एक शर्त पर कि इसके बाद वो शादी नहीं करेंगे। नीलिमा डालमिया कहती हैं कि ये शादी भी गुप्त तरीके से ही बनारस में डालमिया के गंगा के किनारे स्थित घर पर हुई। लेकिन जब मेरी मां को पता लगा कि ये शादी गुप्त रूप से होगी तो उनका माथा ठनका। अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। शादी के तुरंत बाद डालमिया ने उन्हें लंदन में ले जाकर रहने को कहा, लेकिन मेरी मां ने साफ तौर पर मना कर दिया। तब उन्हें दिल्ली में एक बड़ा सा घर दिया गया। जब यह छठी शादी हुई तो इसका खासा विरोध हुआ था। डालमिया के बच्चे काफी बड़े हो रहे थे। उनके भाई और मां ने भी इस पर काफी ऐतराज किया, लेकिन शादी तो हो चुकी थी। डालमिया जी ने छठी शादी के बाद वर्ल्ड मूवमेंट शुरू किया, जिसके लिए वो अपने प्राइवेट विमान से कई देशों में गए। उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। वो छठी पत्नी दिनेश नंदिनी के साथ इसी सिलसिले में अमेरिका गए। वहां उनका दिल एक अंग्रेज युवती पर आ गया। अपनी किताब में नीलिमा लिखती हैं कि अमेरिका में उनके पिता का दिल एक अंग्रेज युवती पर आ गया। हालांकि फिर यह प्रकरण खत्म भी हो गया। चर्चाएं तो ये भी थी कि उनके रिश्ते मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना से भी थे। नीलिमा याद करती हैं कि उनकी मां दिनेश नंदिनी अक्सर कहा करती थी, तुम्हारे पिता की नजदीकियां फातिमा के साथ भी थी, क्योंकि वो अक्सर उनके साथ रहते थे। फातिमा जिन्ना अकेली ही रहती थी। हालांकि नीलिमा को संदेह है कि उनके पिता के रिश्ते जिन्ना की बहन से रहे होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि जिन्ना और उनकी बहन के साथ जितने अच्छे रिश्ते डालमिया से थे, उतने शायद ही किसी से रहे हों। हालांकि 1947 में आजादी के बाद उनके दिन बदलने लगे। परिवार में बंटवारा हो गया। प्रधानमंत्री नेहरू से खराब रिश्तों का नतीजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। वो 3 साल के लिए जेल भी गए। जब वो लौटे तो उनके लिए स्थितियां बदल चुकी थी।
वो दोबारा फिर अपना वो रुतबा और आर्थिक मजबूती हासिल नहीं कर पाए। 1978 में 85 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोज अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।